डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीडियोस की ये जो सीरीज है, इसमें हम गुप्ता एंड गुप्ता की बुक है उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 80 तक। यहाँ पर जो ये मैंने पीपीटी यूज करी है, ये आपको रिवीजन पर्पज के लिए चाहिए होगी, तो ये आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो नीचे पिन किया हुआ है कमेंट सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि कोई सेक्शन है, उसमें 1/3 में वेलोसिटी आपकी 0 है और ये जो रिमेनिंग 1/3 है, जैसे कि ये है, तो यहाँ पर तो वेलोसिटी आपकी 0 है और ये 1/3 में, और रिमेनिंग जो 2/3 पोर्शन है वहाँ पर आपकी वेलोसिटी v है। और आपसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर तो अभी तक हम काफी जगह देख ही चुके हैं। ये काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता है और इसमें ये जो v आपका है, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? हम टोटल डिस्चार्ज निकालते हैं, उसको टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं और वो हमारा होता है एवरेज वेलोसिटी। डिस्चार्ज हमें पता है कि v डॉट डी करके हम निकालेंगे अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है तो उस केस में। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें निकालना होगा ये एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद सेक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इस वाले सेक्शन के लिए हम निकाल लेंगे ये वाला जो इंटीग्रेशन वाले टाइम है वो, और आगे वाले के लिए निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मीन वेलोसिटी निकालेंगे, जो ये कैपिटल वी है। कैपिटल वी के लिए हम टोटल डिस्चार्ज लिखेंगे ऊपर और एरिया से डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। अब यहाँ पर तो कोई डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि आपकी वेलोसिटी 0 है, तो 0 को आप a/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर प्लस u इंटू 2a/3 करोगे और टोटल एरिया से डिवाइड करोगे तो एवरेज वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 2/3u। u यहाँ पर आपकी ये वाली वेलोसिटी है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी है 2/3 सेक्शन में। अब यहाँ पर इसको अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे, इस वाली इक्वेशन में हम वैल्यूज रखेंगे, तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगी। अगेन यहाँ पर ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी क्योंकि v 0 है आपका जो नीचे वाला 1/3 पोर्शन है उसके लिए। तो ऊपर इतना ही बचेगा आपका u क्यूब 2 3 इंटू ए, और इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3/8/27। तो 9/4 जो ऑप्शन सी है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन है ρ1v1 a1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2, ये कौन से अजम्पशन पे बेस्ड है? तो ये यहाँ पर आप ऑप्शंस में अगर देखोगे तो क्या ये यूनिफॉर्म फ्लो है? मैं बात कर रही हूँ जैसे फॉर एग्जांपल पाइप फ्लो है, तो यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर v2 है, तो यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है। ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता तो ρ1 ρ2 में 2 बार क्यों लेती? इस रो सेम ही रहता मेरा। फ्रिक्शनलेस फ्लो है, यहाँ पे कोई एनर्जी कंजर्वेशन की बात नहीं हो रही है, तो मैं फ्रिक्शन लॉस फ्लो भी अजम्पशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेडी फ्लो के लिए कंडीशन है, क्योंकि अगर फ्लो स्टेडी होगा तो उस केस में जितना मास यहाँ पर आपका एंटर हो रहा है और जितना एग्जिट कर रहा है वो सेम रहेंगे। और मास है ऑब्वियसली फ्लूइड कोई सॉलिड के जैसे होल बॉडी तो मूव करती नहीं है, कंटिन्यूअस होता रहता है। तो यहाँ पर जहां पर भी हमें मास कैलकुलेट करना है, हम बेसिकली बात करते हैं मास पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम मास कितना ट्रांसफर होगा, डिस्चार्ज क्या होगा पर यूनिट टाइम का, a1 v1, और इसको अगर आप रो से मल्टीप्लाई कर दोगे ρ1 से, तो आपका इनफ्लो का रेट मिल जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू आउटफ्लो, अगर फ्लो आपका स्टेडी है तो, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये वाली इक्वेशन जो दी है यहाँ पे ये आई कैसे। इनिशियली हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन आती है ये, आपको पता ही है, रो यहाँ पे मास डेंसिटी है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वी वेलोसिटी है, एस डिस्टेंस है, वो टी टाइम है। यहाँ पे हम एक अजम्पशन लेते हैं कि हमारा फ्लो स्टेडी है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। जो एनक्लोज्ड वॉल्यूम है इसके अंदर फ्लूइड का, उसके में टाइम के साथ साथ कोई चेंजेस नहीं होंगे, यानी इसके अंदर जो भी फ्लूइड स्टोर्ड है वो कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, क्योंकि हमने फ्लो को स्टेडी फ्लो मान लिया है और ये वाली टर्म हमारी 0 हो गई है। अब इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई होके इतनी बचेगी, और अगर ये एस के रिस्पेक्ट में 0 आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन करने पर, यानी रो ए वी आपका कांस्टेंट है। तो रो ए वी कांस्टेंट है, तो मैं इस तरीके से इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ कि यहाँ पे अगर मेरी वेलोसिटी v1 है, एरिया a1 है, मास डेंसिटी ρ1 है, यहाँ पे v2 है, a2 है और ρ2 है, तो ये इक्वल आ जाता है ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि मोस्ट जनरल फॉर्म होती है जो बर्नौलीज इक्वेशन की जो हम यूज करते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ये एनर्जी पर यूनिट वेट रिप्रेजेंट करती है और काफी ज्यादा ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली इस तरीके से अगर हम इक्वेशन को लिखते हैं, पी को अगर हम रो से ही डिवाइड कर रहे हैं तो ये एनर्जी पर यूनिट मास है, बट अगर पी को हम डब्ल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, इस तरीके से इक्वेशन को लिखते हैं, तो ये एनर्जी पर यूनिट वेट होती है। यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शंस दिए हैं उनमें से कंटिन्यूटी इक्वेशन को कौन कौन से फंक्शन से सेटिस्फाई करते हैं। अब या तो डायरेक्टली आपको ये वाली इक्वेशन याद हो, अगर नहीं भी है तो आपको आई एम श्योर ये वाली इक्वेशन तो जरूर याद होगी। 2 डायमेंशन के लिए ही लिखती हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन को, क्योंकि फ्लो हमारा 2D है। ये वाली इक्वेशन अगर आपको याद है तो यहाँ पर आप u की वैल्यू रख सकते हो माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और v आपका हो जाएगा माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। इसी में अगर हम सिर्फ 2D की बात करें तो उस केस में हमारी इक्वेशन बन जाएगी, वो ये बन जाएगी डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा? जब मैं फाई को 2 बार डिफरेंशिएट कर रही हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जो वैल्यू आ रही है सेम वही वैल्यू आएगी माइनस साइन के साथ। अगर उसको मैं 2 बार डिफरेंशिएट कर रही हूँ वाई के रिस्पेक्ट में, तो मेरी ये कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि ये सेम मैग्नीट्यूड है और ये वाला एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल तरीके से करना चाहूँ तो इसको मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरा 2y आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगी y के रिस्पेक्ट में तो ये 0 हो जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। बी वाले की अगर मैं बात करूं, एक ऑप्शन को मैं थोड़ा डिटेल में लिख के एक्सप्लेन कर देती हूँ, हो सकता है किसी को कुछ दिक्कत आ रही हो समझने में। ये आएगा, और दूसरी बार करूंगी तो ये मेरा -2 हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं इसको इस तरीके से करती हूँ y के रिस्पेक्ट में, तो सॉरी ये -2 नहीं +2 हो जाएगा। 2x है तो इसका +2 आएगा। माइनस वाई स्क्वायर का करूंगी तो 2y आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है कि ये डिफरेंशिएशन हम पार्शियली कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम x को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं y से, x को एज ए कांस्टेंट हम ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए x का डिफरेंशिएशन वाली टर्म तो यहाँ पे 0 हो गई, और y स्क्वायर का -2y आया, और इसको फिर आगे हम करेंगे तो प्लस का सॉरी माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी ये वाली जो ऑप्शन बी में जो दिया गया है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें अगर करोगे तो +2 आएगा, और इसमें भी इस तरीके से 0 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा वेलोसिटी का एट ए पॉइंट 11 फॉर ए स्ट्रीम फंक्शन शाई आपको दिया गया है। तो आपको पता होगा कि फाई और शाई के अगर फंक्शन दिए हैं तो हम u और v कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वही आपको यहाँ पे करना है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब हम फाई की बात करते हैं तो उस केस में तो दोनों में माइनस साइन आता है, u निकालना है तो इसमें आपका यह आएगा, और v निकालना है तो आपका ये आएगा। वहीं पे शाई के केस में क्या होता है, साई बेसिकली आपको वेलोसिटी कंपोनेंट देता है जिसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके 90 डिग्री पे। यानी मैं अगर कहूँ कि मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे, यानी इधर की मुझे वेलोसिटी मिलेगी। यानी मुझे v निकालना है तो मेरा डेल साई अपॉन डेल एक्स आएगा। v क्या है यहाँ पे, y डायरेक्शन की वेलोसिटी, u x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो इसमें मेरा माइनस साइन नहीं आएगा। बट अगर मुझे वेलोसिटी कंपोनेंट x के रेस्पेक्ट में निकालना है और मैं y के रेस्पेक्ट में ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट करूंगी, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो इससे क्लॉकवाइज 90 डायरेक्शन में इस डायरेक्शन की मुझे वेलोसिटी मिलेगी -x डायरेक्शन की। मुझे वेलोसिटी चाहिए +x डायरेक्शन की, तो इसलिए यहाँ पर जो आता है ये इक्वेशन, इसमें हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं। इस वाले में साइन नहीं आता है माइनस का, इस वाले में आता है। तो हमने प्रोसीजर समझ लिया पूरा, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। जब हम u के लिए सोल्व करेंगे तो ये +2y आएगा, क्योंकि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में और माइनस का साइन लगाना है, और v के लिए सोल्व करेंगे तो 2x आएगा, यानी वेलोसिटी होगी वो 2y 2x होगी। अब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, जैसे यहाँ पे हमें 1 1 पे निकालनी है, तो हम x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे 1 1, तो वेलोसिटी आ जाएगी 2 2, यानी x डायरेक्शन की वेलोसिटी u भी 2 है और y डायरेक्शन की वेलोसिटी v भी 2 है। और रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो होगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 में दिए है कि टोरंटो में जो एयर मास है उसका मोशन होता है वो किस टाइप का होता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्टेक्स मोशन क्या होता है, फिर उसके दो टाइप्स होते हैं, फ्री वर्टेक्स और फोर्स्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स को सबसे सिंपल एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो सिंक में आपने कुछ पानी भर दिया और वो खाली हो रहा है धीरे धीरे, जो बॉटम में होल है उससे, तो ये एक वर्टेक्स मोशन का एग्जांपल है। बेसिकली वर्टेक्स वो फ्लो वो है जिसमें कि जो पार्टिकल्स हैं वो रोटेटिंग मोशन में फ्लो कर रहे हैं, रोटेटिंग मोशन उनमें हो रहा है। अब यहाँ पर इसके दो टाइप है, एक फ्री वर्टेक्स है, एक फोर्स वर्टेक्स है। फ्री वर्टेक्स में कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे होते हैं,
जैसे कि मैंने सिंक वाला जो एग्ज़ाम्पल दिया। वहीं पे दूसरा होता है फोर्स्ड वर्टेक्स, जहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में 2 ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन पे काफ़ी बार न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्री वर्टेक्स है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, मोमेंट नहीं लगा रहे हैं, तो इस केस में टोटल मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। अब लीनियर मोशन होता है तो मोमेंटम लेते हैं mv, वहीं पे अगर रोटेशनल मोशन है तो mv की जगह m ओमेगा लेंगे। ओमेगा को हम लिख सकते हैं vr, यानी फ्री वर्टेक्स के केस में आपकी ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी कि ये आपका mvr जो है ये कांस्टेंट रहेगा। वहीं पे अगर हम फोर्स्ड वर्टेक्स की बात करें तो उसमें हम एक्सटर्नल फोर्सेस लगाते हैं और हम ओमेगा को कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं कि हमारे जो ये ओमेगा है ये कांस्टेंट रहेगा। अब टोरंटो में कैसा मोशन होता है? टोरंटो में दोनों ही टाइप का मोशन होता है। बेसिकली आउटर जो सरफेस है, आउटर जो एरिया है, वहाँ पर फ्री वर्टेक्स फ्लो हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। वहीं पे सेंट्रल जो आई वाला रीजन होता है, वो लो प्रेशर जोन है, वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, उसके कारण प्रेशर फोर्सेस लगते हैं। और सेंट्रल वाला जो कोर वाला एरिया है, वहाँ पर जो मोशन होता है वो फोर्स्ड वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि फोर्स्ड वर्टेक्स मोशन है, उसमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैसे वेरी करेगा रेडियल डिस्टेंस के साथ में। तो पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 46, उसमें मैंने आपको बताया कि फोर्स वर्टेक्स जहाँ पे भी होगा वहाँ पे ओमेगा आपका कांस्टेंट होता है और v इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर। आपको u v और r में रिलेशन पूछा है, r रेडियल डिस्टेंस है ऑब्वियसली जो एक्सिस है उससे, तो v है वो r के प्रोपोर्शनल होगा, यानी स्टेटमेंट ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है कि स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन है वो किस केस में आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी, कोइंसाइड करेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि स्ट्रीम लाइन क्या होती है और पाथ लाइन क्या होती है। पाथ लाइन में हम एक पर्टिकुलर जो पार्टिकल है उसके पाथ को हम स्टडी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई पाइप फ्लो हो रहा है, यहाँ पर पाइप है, इसमें बेसिकली फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कोई एक पार्टिकल देखा और हमने देखा कि कैसे-कैसे वो टाइम के साथ-साथ में मूव कर रहा है और इसको हम स्टडी करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ये हमारा होता है पाथ लाइन। वहीं पे स्ट्रीम लाइन के केस में एक तो क्या होता है, ये पाथ को डिनोट करता है पाथ लाइन। वहीं पे स्ट्रीम लाइन एक ऐसे कर्व है जिसके हर एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। और दूसरा हम ये है स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे स्ट्रीम लाइंस कैसे जा रही हैं। जैसे कि इसको तो मैंने स्टडी किया कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और उसके बाद टाइम के साथ साथ कैसे ये वेरी कर रहा है इसका पाथ। वहीं पे स्ट्रीम लाइन में क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे टाइम कांस्टेंट होगा मेरा और पर्टिकुलर टाइम पे मैं देखूंगी कि हर एक पॉइंट पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है और उसके अलोंग अकॉर्डिंग मैं स्ट्रीम लाइन ड्रॉ करूंगी। अब अगर स्टेडी फ्लो होता है तो ये दोनों सेम हो जाती है, पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन। अगर इस चीज को आप याद भी रख पा रहे हो और आप ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हो तो भी ये चीज कंप्लीटली ठीक है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर आपको क्यूरियोसिटी है और ये चीज आपको दिमाग में थोड़ा परेशान करती है, आप समझना चाहते हो अच्छे से कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं इसको कोशिश करती हूँ अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करने की। बेसिकली होता क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने देखा पाइप फ्लो का केस, हम थोड़ा-सा पाइप फ्लो में थोड़ा विजुअलाइज़ करना मुश्किल होता है, हम एक और सिंपल सा केस लेते हैं कि यहाँ पे ये कोई पाथ है, बहुत वाइड सा रोड है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कार्स जा रही हैं। अब मैं देख रही हूँ कि ये कार नंबर 1 है, वो यहाँ से चली और वो यहाँ से ऐसे-ऐसे जाते हुए इस तरीके से यहाँ पहुँच गई। ये 10 मिनट में यहाँ पहुँच गई और मैंने इसको 10 मिनट तक इसके पास पाथ को स्टडी किया और इसकी पाथ लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या होगा, सेम यहाँ से कोई दूसरी कार होगी, कार नंबर 2, वो इस तरीके से जा रही होगी। यहाँ पे कार नंबर 3 होगी, जो कि इस तरीके से जा रही होगी, तो ये तीनों की पाथ लाइन हो गई। अब मुझे अगर स्ट्रीमलाइन बनानी है, तो मैंने बताया कि टाइम के साथ एक पर्टिकुलर टाइम पे कैसे-कैसे पॉइंट्स पे वेलोसिटी है, हम उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पे मैं अगर वेलोसिटी की बात करूँ, तो वेलोसिटी मेरी क्या होगी? इस तरीके से होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? इस तरीके से होगी, क्योंकि कहीं भी कर्व्ड पाथ में अगर फ्लो हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो वेलोसिटी हमेशा उसके टेंजेंशियली होती है। जैसे कि सर्कुलर मोशन की हम बात करें तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा हो कि ऐसे टेंजेंशियली वेलोसिटी है तो ये सर्किल में कैसे मूव हो रहा है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लगा रखा है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन सेंटर की डायरेक्शन में, जो कि कंटिन्यूअसली इसकी डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है। बट पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी हमेशा, इस पॉइंट पे ऐसे होगी, इस वाले पॉइंट पे ऐसे होगी, इस वाले पॉइंट पे ऐसे होगी, हर पॉइंट पे डायरेक्शन इसकी चेंज होती रहेगी। अब मैं बोलूँ कि ये मेरा वेलोसिटी की डायरेक्शन है
और मुझे बनाना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रीमलाइन। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरी स्ट्रीमलाइन कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। इस पॉइंट पे पर्टिकुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इस पे मेरी स्ट्रीमलाइन कैसे जाएगी? ऐसा कर्व जिसकी ये टेंजेंशियली हो तो ये ऐसे जाएगी। तो इस तरीके से मेरी पाथ लाइन स्ट्रीमलाइन के ऊपर ही आ रही है। या आप इस तरीके से समझ सकते हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये तो मैंने t इज़ इक्वल टू 0 से लेके 10 मिनट तक पाथ को फॉलो किया और पाथ लाइन प्लॉट करी। अब मैं एक पर्टिकुलर टाइम ले रही हूँ t इज़ इक्वल टू 5 मिनट्स। तो t इज़ इक्वल टू 5 मिनट्स पे क्या होगा? यहाँ पे जो भी मेरा पार्टिकल होगा, मैं पॉइंट्स ले रही हूँ 1, 2, 3, 4। मान लिया मैं 4 नंबर पॉइंट लेती हूँ। 4 नंबर पॉइंट पे जो भी मेरे यहाँ पे कार है, उसका पाथ ये है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और उसके लिए मैं स्ट्रीमलाइन प्लॉट करूँगी तो वो ऐसे आएगी। उसी पर्टिकुलर टाइम पे अब यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ एक ही व्हीकल जा रही है यहाँ पे, इनके पीछे और कंटिन्यूटी में व्हीकल्स आ रहे हैं, क्योंकि हमें स्टडी करना है फ्लूइड फ्लो को और उसमें पार्टिकल के पीछे दूसरे पार्टिकल कंटिन्यूटी में फ्लो होता है। तो इसमें क्या होगा, किसी पर्टिकुलर t इज़ इक्वल टू 5 मिनट में मैं देख रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे एक कार होगी, यहाँ पे एक कार होगी, यहाँ पे एक कार होगी, यहाँ पे एक कार होगी और t इज़ इक्वल टू 5 मिनट में सारे कार्स की मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन देखूँगी और उसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रीमलाइन प्लॉट करूँगी, तो वो ऐसे बनेगी। अब क्या कोई किसी को ये लग सकता है कि क्या ये ज़रूरी है कि पीछे वाली कार्स भी यही पाथ फॉलो करें? तो ये स्टेडी फ्लो की कंडीशन है कि फ्लो की प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं। तो यहाँ पर किसी टाइम पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो कुछ टाइम बाद भी वेलोसिटी की डायरेक्शन यही होगी। तो पाथ है वो यही पॉसिबल है। 3 वाले पॉइंट पे अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं जो t इज़ इक्वल टू 5 मिनट पे देख रही हूँ, तो उस पे मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन यही होगी और इसलिए इसकी जो शेप होगी स्ट्रीमलाइन की वो जो जाएगी वो इस तरीके से जाएगी। तो स्टेडी फ्लो होने के कारण टाइम के साथ-साथ कोई चेंज नहीं हो रहे। तो एक तो मैं t इज़ इक्वल टू 1 0 से 10 मिनट तक एक पाथ को पार्टिकल को या कार को समझ सकते हो इस एग्जांपल में। मैं फॉलो कर रही हूँ और वो जिस तरीके से जा रहा है मैंने लाइन बना दी। दूसरा क्या है, मैंने t इज़ इक्वल टू 5 मिनट टाइम फ्रीज़ कर दिया मैंने। t इज़ इक्वल टू 5 मिनट में मैं देख रही हूँ यहाँ पर कहाँ-कहाँ पे व्हीकल्स हैं, क्या-क्या उनकी टेंजेंसी क्या-क्या उनकी वेलोसिटी है और उसके अकॉर्डिंग एक कर्व बना रही हूँ, जिस कर्व की टेंजेंट लाइन उसकी वेलोसिटी को प्लॉट करेगी। तो यहाँ पे हर एक जगह पे अलग-अलग व्हीकल्स हैं और इनके लिए मैं स्ट्रीमलाइन बनाऊँगी तो सेम ये वैसे ही बनेगी जैसे पाथ लाइन है। कंडीशन बीइंग कि फ्लो है वो स्टेडी फ्लो है, क्योंकि अगर स्टेडी फ्लो नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि ये वाली व्हीकल इस तरीके से जा रहा है, कुछ टाइम बाद कोई व्हीकल है वो ये वाला पाथ ले ले या कुछ टाइम बाद कोई व्हीकल है वो ये वाला पाथ ले ले। तो ये पॉसिबिलिटी है अगर अनस्टेडी फ्लो है तो। वहीं पे स्टेडी फ्लो के केस में कंडीशन सेम रहती है। तो अगर हम टाइम फ्रीज़ करके डिफरेंट पार्टिकल्स का वेलोसिटी की डायरेक्शन देके स्ट्रीमलाइन प्लॉट करेंगे तो हमारी पाथ लाइन के ऊपर से ही बनेगी। इसी तरीके से ये हमने 1 के लिए देखा, आप 2 और 3 के लिए भी बना सकते हो। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है, ये क्या होगा? तो पिछले क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं कि ये वाला फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का। अब कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है ये लग रहा हो कि यहाँ पे तो v स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, लेकिन फ्लूइड है ये एज ए होल ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता है, ये कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। तो जहाँ पर भी हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाली चीज़ें को यहाँ पे अप्लाई करना होता है उन कंसेप्ट को, तो हम यहाँ पे पर यूनिट मास जो पास हो रहा है वो ले लेते हैं। तो पर यूनिट मास अगर एम फ्लो हो रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी हो जाएगी। एम क्या है, अब एम होगा रो इंटू क्यू। रो आपका केजी पर मीटर क्यूब में आपकी डेंसिटी है और ये क्यू है केजी पर मीटर क्यूब में, सॉरी मीटर क्यूब पर सेकंड में आपका डिस्चार्ज। तो केजी पर सेकंड पर यूनिट जो मास ट्रांसफर हो रहा है वो आ जाएगा और क्यू को आप एवी से रिप्लेस करोगे तो एवी इंटू एक वी यहाँ पे है, एक वी स्क्वायर यहाँ पे है, तो वी क्यूब हो जाएगा। ऑप्शंस में अगर देखें तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है, वो हमें निकालना है जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो सबसे पहले तो हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें वेलोसिटी की हमें इक्वेशन चाहिए होगी, क्योंकि वेलोसिटी की इक्वेशन है तो हम उसको इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके इजीली निकाल सकते हैं। बट इक्वेशन यहाँ पे नहीं दी है, बट इस तरीके से डायग्राम के फॉर्म में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो आपको ये तो दिख रहा है कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, वाई के साथ साथ लीनियरली आपका जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रहा है। तो हम इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन हमने एज्यूम कर ली कि यू है वो एक वाई का फंक्शन है और ये इक्वल होगा ए प्लस बी वाई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली बेसिकली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने लिखी है। अब हम इसमें लगा देंगे बाउंड्री कंडीशन, जहाँ पे y 0 है वहाँ पे u 0 है, जहाँ पे y इज इक्वल टू वाई 0 है वहाँ पर u इज इक्वल टू u 0 है। तो ये बाउंड्री कंडीशंस अगर हम इसमें लगाएंगे
तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन में जो कांस्टेंट है ए ये 0 हो जाएगा और बी की वैल्यू आ जाएगी। इस बी की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये। यहाँ पे अब ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला ये सबको पता ही है आपको, तो आप इसमें जो इक्वेशन आई है वो रख दोगे। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि हमें कैपिटल वी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैपिटल वी हमें पता है कि टोटल जो डिस्चार्ज हो रहा है वो है, टोटल डिस्चार्ज होगा यू डॉट डी ए, स्मॉल सेगमेंट का डिस्चार्ज, और इसको हमने 0 से लेके ए तक इंटीग्रेट कर देते हैं। अब मुझे ये भी पता है कि ये मेरा क्यू होता है, तो मैं इसमें ऊपर नीचे अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं तो उस केस में मेरा नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर ए स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकती हूँ क्यू स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकती हूँ यू डॉट डी ए का इंटीग्रेशन और इसका होल स्क्वायर। वहीं पे ऊपर एक तो मेरा ए एक्स्ट्रा आ जाएगा और उसके अलावा मेरा यू स्क्वायर डॉट डी आ रहा है। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज रखेंगे हम। यहाँ पे चाहे तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायमेंशन आप उसको 1 मीटर लेके सोल्व कर सकते हो, या फिर बी ले लीजिए, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अगर आप उसको बी लेते हो तो टोटल वो एरिया जिससे फ्लो हो रहा है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका y इंटू बी। ये बी है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है वो है, तो ये तो आपका ए आ गया। वहीं पे आपका डी ए क्या आ जाएगा, डी ए के लिए हम स्मॉल एक यहाँ पर लेंगे एलिमेंट जिसकी वेलोसिटी यहाँ पे u है और इसकी थिकनेस है वो dy है, थिकनेस dy है। तो उस केस में इसका एरिया हो जाएगा b डॉट dy, और इससे डिस्चार्ज कितना पास हो रहा है तो इसको हम u को b डॉट dy से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बेसिकली आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे इसमें जस्ट में इक्वेशन में वैल्यूज रखती है। तो अब यहाँ पे बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज में आप मतलब करेक्टली कैलकुलेट करना सीख पाओगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्क्वायर है उसके बाद इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे आप पहले इसका y का स्क्वायर करोगे फिर इंटीग्रेट करोगे तो y रेज़ टू पावर 3 आएगा, और फिर हमने 0 से y0 की लिमिट लगा दी है। लेकिन ये जो है दूसरा नीचे वाली टर्म है, इसमें पहले आप इंटीग्रेट करोगे फिर स्क्वायर करोगे, तो पहले आप इंटीग्रेट करोगे y को तो y स्क्वायर बाई 2 आएगा, देन उसको अगेन एक बार स्क्वायर करोगे, तो b अगर लिया है तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में दी है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है। तो आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो मास कंजर्वेशन पे बेस्ड है, कि मास को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उसी पे बेस्ड है। और इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला ये वाला होता है, इसमें हम स्टेडी फ्लो मान लेते हैं या तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाती है, और उसी के साथ में अगर फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल मान लेते हैं तो रो भी आपका इंटीग्रेशन से बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, और ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपकी बर्नौलीज इक्वेशन है वो एनर्जी का जो कंजर्वेशन है उस पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है कि स्टेडी फ्लो के केस में टोटल एक्सेलरेशन किसी फ्लूइड पार्टिकल पे कैसे होगा, 0 होगा, नहीं होगा या हमेशा 0 होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली टर्म डिनोट करती है टोटल एक्सेलरेशन को। इसमें ये वाला जो होता है इसको बोला जाता है लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन, और उसी के साथ में इसको बोला जाता है कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर बात हो रही है, क्वेश्चन में दिया है कि स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो है तो यानी ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि स्टेडी फ्लो के केस में u v w किसी में भी टाइम के साथ साथ कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। लेकिन ये जो कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है ये प्रेजेंट हो सकता है कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे दो पाइप फ्लो हो रहा है, इसमें 2 पॉइंट्स लेती हूँ 1 और 2, तो 1 पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी मेरी फिक्स है, उसमें टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहे, बट 1 और 2 पॉइंट की वेलोसिटी डिफर कर सकती है। जैसे कि मान लिया कि मेरा अगर इस तरीके से था पाइप, यूनिफॉर्म नहीं था डाया, तो उस केस में ऑब्वियसली 1 और 2 पे जो वेलोसिटी है दोनों सेक्शंस पे वो सेम नहीं होंगी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, यानी यहाँ पे कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन तो है। अब आपको ये भी समझ आया होगा कि अगर यूनिफॉर्म फ्लो होगा जैसे ये वाला केस है, तो उस केस में तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे वेलोसिटी होगी, यानी वेलोसिटी में डिस्टेंस के साथ भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे, डिस्टेंस के साथ भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे, यानी आपकी ये वाली जो कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन वाली टर्म है ये भी 0 हो जाएगी और आपका टोटल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यानी कहीं पे फ्लो है वो यूनिफॉर्म है तो कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन 0 होगा, ये वाला जो लोकल वाला है वो 0 हो भी सकता है और ना भी हो। वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है तो उस केस में आपका कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन नॉन 0 होगा। अगर आपका स्टेडी फ्लो है तो स्टेडी यूनिफॉर्म है तो उस केस में आपकी ये वाली टर्म भी 0 होगी और ये वाली टर्म भी 0 होगी और आपका टोटल एक्सेलरेशन 0 होगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा जैसे ये वाला केस हमने लिया था,
तो इस वाले केस में क्या होगा, आपका वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, यानी आपकी ये वाली टर्म है ये 0 नहीं होगी, ओनली ये वाली टर्म 0 होगी। तो हो भी सकता है टोटल एक्सेलरेशन 0 और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो ए है आपका करेक्ट आंसर होगा। हमेशा 0 होगा या कभी 0 नहीं होगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हो सकता है ये 0। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है कि पिटोट ट्यूब है, क्या क्या मेजर करने के यूज होता है इसका। तो ये पिटोट ट्यूब होती है इस तरीके से, और ये बेसिकली क्या करती है, स्टैग्नेशन पॉइंट का प्रेशर मेजर करती है। स्टैग्नेशन पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो इस तरीके से फ्लो होते हुए पार्टिकल आ रहे हैं, इस पॉइंट पे आके उस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है 0। तो 0 वेलोसिटी हो जाएगी तो उसका जो भी प्रेशर हेड है, सॉरी उसका जो भी वेलोसिटी हेड है वो प्रेशर हेड की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना राइज हो रहा है। तो बेसिकली अगर कंसेप्चुअली पूछे कि क्या मेजर कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो आपका पिटोट ट्यूब है वो बेसिकली स्टैग्नेशन प्रेशर को मेजर कर रही है। ये टोटल हेड बताती है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल जो हेड है P/W प्लस V²/2g दोनों का सम होगा ये, वो बताती है बेसिकली वेलोसिटी हेड है वो कन्वर्ट हो गया प्रेशर हेड में वेलोसिटी 0 होने के कारण। और ये यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान से देखना है किसके लिए पूछा है, आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे पिटोट स्टैटिक ट्यूब जिसका आंसर डिफर करेगा, ये वाला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है कि हॉट वायर एनीमोमीटर है, ये क्या मेजर करने के काम में आता है। तो ये बेसिकली वेलोसिटी मेजर करने के काम में आता है, गैसेस की वेलोसिटी। और ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि जो गैस फ्लो हो रही है वो कूलिंग इफेक्ट देगी, मूविंग फ्लूइड है वो कूलिंग इफेक्ट देगा एक इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर को, और जितना जितना वो कूलिंग हो रही है उसमें मतलब गैसेस की वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा है। एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल इंजीनियर्स के लिए सिर्फ इतना ही है कि यूज क्या होता है इसका बस, तो बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होगी कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए शार्प एज्ड ओरिफिस। तो शार्प एज्ड ओरिफिस देखते हैं हम, इस तरीके से एजेस शार्प किए हुए हों, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं शार्प एज्ड ओरिफिस। और कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली रेशियो होता है आपका वीना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ओरिफिस। अब ये वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या है, तो जैसे कि इधर से आपकी स्ट्रीम लाइन्स आ रही हैं, आगे देख रहे हो आपकी एरिया अवेलेबल है वो कम है इस वाले पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, स्ट्रीम लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगी, इस कन्वर्ज होने लग जाएंगी बेसिकली इस तरीके से। अब इस ओरिफिस से बाहर निकलते एकदम से इनको एरिया मिल रहा है वो बढ़ गया है, बट अब स्ट्रीम लाइन्स एब्रप्टली अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, तो क्या होगा, ग्रेजुअली ये जाके वापिस से डाइवर्ज होने लगेंगे। अब इन सब के बीच में एक सेक्शन आता है जहां पर कि स्ट्रीम लाइन सबसे कन्वर्ज्ड फॉर्म में होती है, सबसे ज्यादा नजदीक होती हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे फ्लो हो रहा है वो मिनिमम होता है, उसको बोला जाता है वीना कॉन्ट्रैक्टा, जिसको मैं फिर से एक बार आपको शो कर देती हूँ, जिसको कि ये सी डे से आपको यहाँ पे सी ये वाला जो है यहाँ से शो किया हुआ है, यहाँ पे एरिया होगा वो मिनिमम होगा। तो ये वीना कॉन्ट्रैक्टा यहाँ पे जो बन रहा है इसका जो एरिया है डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ओरिफिस, उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी होगी शार्प एज्ड ओरिफिस के लिए 0.61 टू 0.69 होती है, इस तरीके से बेसिकली ये आता है फंक्शन, पाई/पाई+2 है। तो आप इसमें याद रख लें 0.62, अगर आप याद रख लोगे तो आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट होगा। रेंज तो आई डोंट थिंक पूछी जाती है कभी, तो ए हो जाएगा आंसर, इससे एग्जैक्टली ये आ रहा है, बाकी इस रेंज में वेरी करता है। क्वेश्चन नंबर 56 में दिए है कि ऑप्शंस में दिए इनमें से डिस्चार्ज मेजर करने के क्या यूज में आता है, क्या काम में आता है डिस्चार्ज के लिए। तो करंट मीटर आपका वेलोसिटी के लिए होता है, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, फ्लो मीटर ये डिस्चार्ज मेजर करने की डिवाइसेज है, पिटोट ट्यूब है ये वेलोसिटी मेजर करने के काम में आता है, हॉट वायर एनीमोमीटर है ये गैसेज की वेलोसिटी मेजर करने के काम में आता है। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है कि पिटोट स्टैटिक ट्यूब क्या मेजर करता है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था पिटोट ट्यूब उसी के जैसा होता है पिटोट स्टैटिक ट्यूब, अंदर तो जो ट्यूब है वो पिटोट ट्यूब के जैसा ही है, बट इसके बाहर हमने ये एक दूसरी ट्यूब लगा दी है और ये एक्ट करता है एज ए पीजोमीटर, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी को जीरो नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं उनकी कुछ वेलोसिटी है वो एज इट इज है, ओनली प्रेशर हेड ये पीजोमीटर है ये मेजर कर रहा है, और अंदर वाली जो ट्यूब है वो आपका टोटल हेड मेजर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है वो स्टेग्नेशन में है, वहाँ पे वेलोसिटी हेड 0 हो गया तो प्रेशर हेड बढ़ गया है। तो आप यहाँ पर इसकी रीडिंग लोगे तो बेसिकली आप ये वाली रीडिंग लोगे, और ये वाली रीडिंग क्या डिनोट करेगी, जो दोनों का डिफरेंस है
वो आपका वेलोसिटी हेड होगा, क्योंकि पीजियोमीटर आपका P/W वाली टाइम रीड कर रहा था और अंदर वाला जो है ये P/W प्लस V² वाली टाइम ऐड करके ये टोटल काउंट कर रहा था। तो इन दोनों का आप डिफरेंस आप रीड कर रहे हो, मतलब आप डायनेमिक हेड जो है, डायनेमिक प्रेशर है, वो आप मेजर कर रहे हो। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है कि फ्लूइड जेट है जो कि डिस्चार्ज कर रहा है, उसका डाया 4 सेंटीमीटर है और विना कॉन्ट्रैक्टा है, उसका डाया है 3 सेंटीमीटर। ओरिफिस का कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आपको दे दी है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सीडी इक्वल होता है सीसी इंटू सीवी के। अब यहाँ पे सीवी तो आपको दे दिया है और सीसी निकालने का डेटा आपको दे दिया गया है, क्योंकि सीसी होता है एसी अपॉन ए। तो यहाँ पे एसी आप निकाल लोगे, 3 सेंटीमीटर डाया दिया है इससे, और ओरिफिस का एरिया आपका 4 से आ जाएगा। तो इस तरीके से 9/4 आपका आएगा जो कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन है वो, और उसको आप कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली कैलकुलेट किया है बट वो ज़रूरी भी नहीं है आपके लिए। इसको आप 0.98 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है कि एनर्जी लॉस क्या होगा ओरिफिस फ्लो के लिए। अगर एच है वो हेड है जो ओरिफिस पे एक्ट कर रहा है, और डब्ल्यू है वो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है, जिसको हम सीवी से डिनोट करते हैं बेसिकली, उसको यहाँ पे इन्होंने डब्ल्यू लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और दोनों में डिफरेंस है वो किस वजह से है, वो लॉस की वजह से है। थ्योरेटिकल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, VTH² VTH क्या होगा, अर्थ थ्योरेटिकल जो वेलोसिटी होती है वो, जो कि अगर हेड h है तो √2gh होती है, तो इससे अगर आप निकालोगे तो h आ जाएगा। एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, v जो एक्चुअल वाली वेलोसिटी है (2g), एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगा, v cv इंटू v थ्योरेटिकल, यही होता है एक्चुअल। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया, और हमें पता है कि v थ्योरेटिकल हमारा √2gh होता है। तो इसको आप इस तरीके से सोल्व करोगे तो h cv² आ जाएगा। आपको लॉस निकालना है तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, h मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस cv का स्क्वायर, यानी यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। और ये यहाँ पे वैसे तो एग्जाम में ये मैंने क्वेश्चंस देखे नहीं है इस पे ज़्यादा, बट फिर भी मुझे लगा कि कंटिन्यूटी में ही है तो थोड़ा सा हम ये भी पढ़ लेते हैं क्या टर्म होती है। इसको जो लॉस आ रहा है इसको अगर हम एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर दें तो उसको कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सीआर बोला जाता है। तो सीवी पता है तो हम सीआर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी हैं इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी बार आपको होगा कि चारों के चारों स्टेटमेंट्स का आपको उतना क्लियर नहीं होगा, बट आपका रॉन्ग वाला स्टेटमेंट है वो काफी इजी टू आइडेंटिफाई होगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में दिया है कि प्रेशर इंटेंसिटी एट वीना कॉन्ट्रैक्टा इज एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ पे अगर हम ओरिफिस फ्लो की बात करें तो उस केस में वीना कॉन्ट्रैक्टा में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, माउथ पीस के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट मतलब डिपेंड करता है किसके बारे में है, इसको हम इनकरेक्ट नहीं कर सकते। बी में दिया है कॉन्ट्रैक्शन इज लिस्ट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा। तो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है कि वीना कॉन्ट्रैक्टा है उसमें स्ट्रीमलाइन सबसे ज्यादा नजदीक होती हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो मिनिमम होता है। तो वीना कॉन्ट्रैक्टा पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है, उसके बाद वापिस से पैरेलल होंगी और फिर डाइवर्स करने लग जाएंगे स्ट्रीमलाइंस ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सी में दिया है कि स्ट्रीमलाइंस आर पैरेलल थ्रू आउट द जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा। तो वीना कॉन्ट्रैक्टा के आसपास स्ट्रीमलाइंस पैरेलल हो जाती हैं। डी में दिया है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा, क्योंकि वीना कॉन्ट्रैक्टा का जो एरिया है वो एक्चुअल ओरिफिस के एरिया से कम ही होगा। तो यहाँ पर आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वीना कॉन्ट्रैक्टा बन रहा है जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मिनिमम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है कि साइज ऑफ वेंचुरीमीटर हम किससे स्पेसिफाई करते हैं। तो साइज ऑफ वेंचुरीमीटर है ये पाइप का डाया एज वेल एज थ्रोट का डाया से हम स्पेसिफाई करते हैं। ये जहां पर मिनिमम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको बोला जाता है थ्रोट, और ये आपका होता है पाइप। तो ये पाइप का डाया और उसी के साथ में थ्रोट का डाया मेंशन किया जाता है जब हम साइज ऑफ वेंचुरीमीटर बताते हैं। तो यहाँ पर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है कि ईज एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए डिस्चार्ज है जो रेक्टेंगुलर शार्प क्रेस्टेड वियर का वो कैसे रिड्यूस होता है, कितना परसेंट से रिड्यूस होता है। तो जैसे कि ये रेक्टेंगुलर शार्प क्रेस्टेड वियर है तो इसमें सेंटर में तो क्या होगा, इजीली फ्लो हो रहा होगा, नेप है वो फ्रीली फ्लो हो रहा होगा, बट यहाँ पे ये एजेज है इसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा फ्लो में, और इसके कारण डिस्चार्ज में रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर पूछा है कितना परसेंट होता है। तो बेसिकली फ्रांसिस ने इसको लिए एक फॉर्मूला दिया था कि अगर कहीं पे एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, एन अगर एंड कॉन्ट्रैक्शन है आपकी,
तो लेंथ में से आपको 0.1 NH घटा देना है। टोटल जो लेंथ है वियर की, ये अगर L है, तो इसमें से आपको माइनस कर देना 0.1 NH और बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। लेंथ की जगह पे आपको ये रख देना है 0.1H, या इसको S/10 करके लिखा है। अब आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज कितना रिडक्शन होगा, बेसिकली ये माइनस कर रहे हैं इसके कारण। तो इसको फिजिबल नहीं है ऐसे आप एग्जाम में सोल्व करो, आपको याद ही रखना पड़ेगा। 10% होती है वैल्यू एक एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और हिंट भी मैं आपको जरूर दे सकती हूँ याद रखने का, जिसके लिए आपके इजी हो जाएगा याद रखना। ये 0.1 आ रहा है ना NH, तो N को 1 ले लो, तो 0.1 आ रहा है, 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ आपको याद रखने का, कंसेप्ट नहीं है कि इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन बी आ जाएगा। इसका अगर एग्जैक्ट आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ वैल्यूज लेनी पड़ेंगी और उसके लिए आप कैलकुलेट करोगे। उसके बाद डिफरेंट वो मतलब एक बार एंड कॉन्ट्रैक्शन के बिना, एक बार एक एंड कॉन्ट्रैक्शन या दो एंड कॉन्ट्रैक्शन के साथ में करोगे, उसके बाद परसेंटेज में निकालोगे। वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है कि वी नोच है उसका डिस्चार्ज कैसे वेरी करता है। तो आपका रेक्टेंगुलर नोच है उसका डिस्चार्ज वेरी करता है एज रेज टू पावर 3/2, और वी नोच का डिस्चार्ज वेरी करता है एज रेज टू पावर 5/2। चाहे तो ये डिराइव करके भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन अगेन आप डेरिवेशन एग्जाम में नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि आपके याद रखना इजी हो जाए। अब यहाँ पर एज रेज टू पावर 5/2 क्यों आ रहा है? जब हम रेक्टेंगुलर वियर की बात करते हैं, नोच की बात करते हैं, तो √2gh आपकी वेलोसिटी हो जाती है, और बी अगर उसकी विड्थ है, इस तरीके है जैसे ये, तो अगर विड्थ बी है इसकी, और यहाँ पे एच हेड एक्ट कर रहा है, तो हम स्मॉल एक डी का स्ट्रिप लेते हैं जिसके लिए हेड कांस्टेंट है। स्मॉल स्ट्रिप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बाकी अगर मैं यहाँ पे जो पॉइंट लूँ, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, सबके लिए एच डिफरेंट है, तो मैंने बीच में एक स्ट्रिप ले ली है ओरिजेंटल। डी उसकी डेप्थ है, तो उसके लिए यहाँ पे वेलोसिटी ये हो जाएगी, ये यहाँ पे भी स्मॉल से लिख देते हैं, ये उसकी वेलोसिटी हो गई, दिस इंटू डी ये इसका एरिया हो गया। तो ये मेरा डिस्चार्ज आ जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पे √h आ रहा है, तो एच रेज टू पावर 1/2 का मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो एच रेज टू पावर 3/2 आएगा, +1 करूंगी। वहीं पे जब इसके ट्राइंगुलर नोच की बात होती है, तो उस केस में ये आपका स्टिप है डी ये आपका यहाँ पे जो इसकी जो ये लेंथ विड्थ होगी बेसिकली बी, यहाँ पर तो बी कांस्टेंट था, बट यहाँ पर इसकी जो विड्थ होगी वो जैसे जैसे आपका एच वेरी कर रहा है वैसे वैसे वेरी करेगा। आप यहाँ पे कोई स्ट्रिप लोगे तो उसकी विड्थ होगी वो डिफरेंट होगी, यहाँ पे कोई स्ट्रिप लोगे तो उसकी विड्थ होगी वो डिफरेंट होगी। वो विड्थ आपके एच पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये थीटा तो आपका कांस्टेंट है। टोटल एंगल यहाँ पर जो सेंटर पे बन रहा है वो थीटा होता है, यहाँ पे जो आता है वो tan θ/2 आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो बी है वो भी एच पे डिपेंड कर रहा है, जो विड्थ है, और उसी के साथ में एक √s तो आता ही है वेलोसिटी के साथ में जो आता है, मतलब वेलोसिटी की जो √2gh की इक्वेशन में आता है। तो h रेज टू पावर 1/2 और +1, h रेज टू पावर 3/2 तो पहले से हो गया, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 5/2 आएगा। किसी को थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको और इंटीग्रेशन का मतलब डेरिवेशन का हिंट दे सकती हूँ थोड़ा सा कि कैसे करते हैं। तो जैसे कि आपने ये वाला स्ट्रिप लिया, ये वाला आपका टोटल एच है, ये वाली आपकी डिस्टेंस हो जाएगी h माइनस एच, ये टोटल एंगल थीटा था तो ये θ/2 हो जाएगा। अब ये वाली डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, इसकी थिकनेस आप ds ले लोगे, तो इसमें से टोटल कितना फ्लो हो रहा है, इसके लिए वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, थ्रू आउट हेड h है तो √2gh हो गई। इसका ट्राइंगुलर वाले उससे जैसे ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को आप कंसीडर करो तो ये एंगल पता है आपको, ये पता है, तो आप ये वाली डायमेंशन निकाल लोगे। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से लेके h तक, और इसको ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि ये तो अभी इतना ही आया है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला जो डायमेंशन आ रहा है इसको, और उसके बाद उसको 0 से h तक इंटीग्रेट कर देंगे। सॉरी 0 से h तक नहीं, ये 0 से h तक। तो इस तरीके से आप करो तो ये डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन अगेन एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, आपको याद ही रखने होते हैं फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है कि कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट में फर्स्ट दिया है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंचुरोमीटर इज यूनिटी। तो जो वेंचुरोमीटर है उसमें इस तरीके से फ्लो होता है कि हम धीरे धीरे कॉन्टैक्ट करते हैं फ्लो को, और ये थ्रोट सेक्शन पे लेके आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि थ्रू आउट पूरा का पूरा एरिया में फ्लो हो रहा है, जैसे कि ओरिफिस के केस में थोड़ा सा एरिया में बिना कॉन्टैक्ट बन रहा था, और कुछ ड्यूरेशन में वही फ्लो हो रहा था सिर्फ, बट यहाँ पे थ्रू आउट द पाइप पूरे के पूरा क्रॉस सेक्शन में फ्लो हो रहा होगा।
तो कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर यहाँ पे 1 हो जाता है क्योंकि हम ग्रेजुअली इसको रिड्यूस करते हैं। अब फ्लो नोजल इज चीपर देन वेंचुरीमीटर, हैज हायर एनर्जी लॉस। फ्लो नोजल बेसिकली सिंपल अरेंजमेंट है, जैसे कि वेंचुरीमीटर में तो इस तरीके से हमने कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद हम एक्सपैंड भी करते हैं और एक्सपांड और ज़्यादा स्लोली करते हैं। यहाँ पर लेंथ और ज़्यादा दी जाती है एक्सपेंशन के लिए, जो दी गई है ये वाली, इस वाली लेंथ से कॉन्ट्रैक्शन वाली से ज़्यादा होती है। अगर इस तरीके से हम बोल लें, ये एक्सपेंशन वाली है। बट फ्लो मीटर में हम इस तरीके से रिड्यूस करते हैं और उसके बाद एक्सपेंशन के लिए अरेंजमेंट नहीं होता है, तो इसमें ऑब्वियसली लॉसेस ज़्यादा होंगे, बट ये चीपर अरेंजमेंट है, सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन हम नहीं दे रहे हैं। डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरेशन ऑफ वेंचुरीमीटर वेदर इट्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इस पे इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली एक गेट का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा स्टेट के एग्जाम्स में रिपीट होता है। उसमें दिया है कि इंक्लाइंड फॉर्म में कुछ वेंचुरीमीटर को ऐड किया हुआ है और डिस्चार्ज पूछा है। तो आपकी ये वाली इक्वेशन है, ये इंटेक्ट रहेगी। आप वेंचुरीमीटर हॉरिजॉन्टल के लिए लगा रहे हो या इंक्लाइंड के लिए लगा रहे हो। आपका बेसिकली इक्वेशन, उस इक्वेशन में आपका एच जो आएगा वो आपका इस तरीके से हो जाएगा अगर आपका इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर है तो Z2। ये पीजियोमेट्रिक हेड का डिफरेंस आएगा आपका, जो एच आएगा वो, अगर आपका इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर है। और अगर आपका हॉरिजॉन्टल है तो Z1 Z2 जीरो होके P1 अपॉन W माइनस P2 अपॉन W की टर्म ही आएगी। बट ये ऑटोमेटिकली वेंचुरीमीटर है वो इनकॉर्पोरेट कर लेता है अपनी एच की रीडिंग में। तो आप बेसिकली जो एच की रीडिंग लेते हो वो सेम ही रहती है दोनों केस में, आप में कुछ चेंज नहीं करना, आपको जस्ट ये फॉर्मूला लगाना है। तो अगर हेड सेम है तो फिर चाहे एच की वैल्यू सेम आ रही है तो वेंचुरीमीटर चाहे हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइंड हो, डिस्चार्ज सेम ही रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला यही है दोनों के लिए। तो नन ऑफ अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट। तो अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये बेसिकली थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है इन्होंने कि इन सारे स्टेटमेंट्स को करेक्ट दे दिया और डी में लिख दिया कि ऊपर वाले सारे स्टेटमेंट ही गलत है, तो डी खुद ही गलत हो गया ना, डी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेंचुरीमीटर है, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सी डी हमें पता है कि इक्वल होता है सी सी इंटू सी वी के, और वेंचुरीमीटर है उसका सी सी 1 होता है, क्योंकि उसमें बिना कॉन्टैक्टा नहीं होता है, उसमें जो पाइप है उसी को हम इस तरीके से ग्रेजुअली रिडक्शन करा देते हैं, तो जो फ्लो हो रहा होता है वो पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में हो रहा होता है। तो सी सी यहाँ पर 1 हो जाता है, बेसिकली पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें फ्लो हो रहा है। अब इस केस में सी डी आपका सी वी के इक्वल हो जाएगा, ये कौन से स्टेटमेंट में दिया है वही करेक्ट होगा, तो सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगेन आपको लगा होगा कि इन वाले स्टेटमेंट्स में आपको नहीं समझ आ रहा है, बट ये आप क्रिस्टल क्लियर होगा आपका इजीली, अगर आपको सिर्फ इतना पता है सी सी 1 है। तो काफी बार ऐसे स्टेटमेंट भी दे दिए जाते हैं जो कि थोड़े आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, थोड़ा वो मतलब इजीली आइडेंटिफाई करना नहीं हो पाता उनका, बट आपका इनकरेक्ट वाला होगा वो काफी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है कि प्रेशर एट समिट ऑफ साइफन क्या होगा। तो इस टाइप से जो फ्लो हो रहा है वो साइफन होता है, साइफन फ्लो होता है। और ये जब बचपन में 9th 10th में हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उस टाइम भी हमने इसको स्टडी किया होता है। तो उस टाइम भी आप में काफी लोगों का डाउट रहा होगा और मेरा भी ये डाउट था कि ठीक है, यहाँ से हम यहाँ फ्लो करा रहे हैं, ये हाई हेड पे है, ये वाला नीचे है थोड़ा, ये वाला ऊपर है, मतलब ये वाला क्या सॉरी, यहाँ से हम देखें इसमें वाटर लेवल ऊपर है और इसमें वाटर लेवल नीचे है, तो यहाँ से लेके यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है कि हाई हेड से लो हेड ही फ्लो हो रहा है। बट ये यहाँ कैसे पहुंच जाता है, यहाँ पर तो हेड है वो इस लेवल से हाई है, तो यहाँ पे क्यों पहुंच जाता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर जो प्रेशर हेड है वो नेगेटिव होता है। ये कैसे होता है, आपने काफी बार किया होगा कि टंकी खाली करनी है तो आप पाइप का एक एंड टंकी में डुबोते हो, एक अपने मुंह में लेके सक करते हो। तो जब आप वो सक कर रहे हो उस प्रोसेस में, ये जो सबमिट वाला पॉइंट है ना, उस पर आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो, प्रेशर वहां पे नेगेटिव है, कहीं भी एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम प्रेशर है, यानी वहां पर उसको हम बोलेंगे कि वैक्यूम है वहां पर। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल हेड आपका ये होता है, तो किसी भी पॉइंट पे टोटल हेड है वो कम होगा, वहां पे फ्लो होगा। तो जैसे कि इसमें अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर अगर ये सबमिट वाले पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए जेड की वैल्यू तो ऑब्वियसली ज्यादा है, बट पी अपॉन डब्ल्यू प्लस जेड पीजियोमेट्रिक हेड की अगर हम बात करें तो सबमिट वाले पॉइंट पे इस वाले पॉइंट से कम होगा। इस वाले पॉइंट से कम क्यों होगा, क्योंकि पी बाई डब्ल्यू अब नेगेटिव हो गया है, तो हाइट उसकी ज्यादा है लेकिन टोटल जो पीजियोमेट्रिक हेड का जो प्रेशर है वहां पे वो कम है। अब यहाँ पर यही आपसे पूछा गया है कि सबमिट पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होता है वो, तभी तो वहां पे फ्लो हो पाएगा ना, क्योंकि डेटम हेड तो इसका ज्यादा है।
तो प्रेशर हेड है यहाँ पे रिडक्शन होगा तभी यहाँ से लेके यहाँ पे फ्लो हो पाएगा। अब मैथमेटिकली भी हम इसको लिख सकते हैं, हालांकि मैं नहीं एडवाइस करूंगी कि आप ये डेरिवेशन रटो पूरा, बट फिर भी काफी बार चीजों को समझ लेना भी एक सही तरीका होता है। तो एनालिटिकली हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमने एक पॉइंट लिया ए, एक बार मैं जो मार्क किया वो मिटा देती हूँ। ये पॉइंट हमने ए लिया है और ये वाला पॉइंट यहाँ पे सबमिट को इसने एस से डिनोट किया, मैं एस लिख देती हूँ इसको। तो प्रेशर हेड यहाँ पे पी अपॉन गामा है इस ए वाले पॉइंट पे, वेलोसिटी हेड ए वाले पॉइंट पे तो कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल वेलोसिटी है, पाइप में जो ऑब्वियसली जरूर होगी बट इस वाले पॉइंट पे नहीं होगी। एलिवेशन हेड यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसी को डेटम ले लेते हैं तो एलिवेशन हेड यहाँ पे 0 हो जाएगा। वहीं पे सबमिट वाले पॉइंट के लिए इसको मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ, तो यहाँ के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगी तो पी एस अपॉन गामा होगा, मेरा वी स्क्वायर अपॉन 2g वाली टर्म है, वी एस स्क्वायर अपॉन 2g वाली टर्म है वो पॉजिटिव होगी, और जेड एस है वो एच एस के इक्वल होगा, इसको मैं एच एस से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी सबमिट पॉइंट पे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब क्या होगा, बर्नौलीज इक्वेशन अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे ये और ये हेड सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एनर्जी कंजर्व रहती है अगर हम लॉसेज वगैरह को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो इन दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से मेरी ये इक्वेशन बन गई कि मेरा एस है जो सबमिट पॉइंट पे मेरा हेड है, प्रेशर है, वो एटमोस्फेयर प्रेशर माइनस दिस होगा, यानी एटमोस्फेयर प्रेशर है उससे मैं ये वाली वैल्यूज कम कर रही हूँ तो मेरा इस सबमिट पॉइंट का प्रेशर हेड आ रहा है, तो ऑब्वियसली एटमोस्फेयर प्रेशर से कम होगा, मतलब यहाँ पर प्रेशर है वो एटमोस्फेयर प्रेशर से कम होगा। तो इस तरीके से आप इसको डिराइव भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है कि टू स्ट्रीम लाइंस का डेल्टा साई क्या रिप्रेजेंट करता है। तो फाई फ्लो नेट है ये बेसिकली, इसमें ये वाली होती है आपकी फ्लो लाइन और ये वाली है आपकी इक्विपोटेंशियल लाइन, इनके अलोंग फाई कांस्टेंट होता है और इनके अलोंग साई कांस्टेंट होता है, और दो स्ट्रीम लाइंस के बीच का डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले के लिए साई की वैल्यू कैलकुलेट करूं और इस के लिए करूं तो दो फ्लो लाइंस की जो साई की वैल्यू का डिफरेंस आएगा वो डिस्चार्ज के इक्वल होता है, और यहाँ पर इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हेड के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर बोर्डाज माउथपीस रनिंग फुल। अब ओरिफिस और माउथपीस में क्या डिफरेंस है, ओरिफिस में तो जस्ट हमने यहाँ पे एक ओपनिंग ही दी थी, और माउथपीस में क्या होता है, ये एक पाइप जैसा होता है जिसकी लेंथ 2 to 3 टाइम्स होती है इसके डाया के, और इसको हम बोलते हैं माउथपीस। इसका एक एडवांटेज है ओरिफिस के कंपैरेटिवली कि इसमें डिस्चार्ज है वो ओरिफिस के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ये सब कुछ हम आगे के क्वेश्चंस में देख लेंगे। अभी हमसे सिर्फ ये पूछा है कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है वो आपको याद रखना होगा, ये 0.707 होता है। इसमें बेसिकली ये वेना कॉन्टैक्टा जहाँ पे बन रहा है वहां पर प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, और प्रेशर नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी हेड बढ़ जाएगा, और इसके कारण जब बाहर निकलेगा पानी तो पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया में से वो फ्लो हो रहा होगा। ओरिफिस के केस में पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया में से फ्लो नहीं हो रहा था, बिना कॉन्टैक्ट के कारण कुछ स्मॉल पोर्शन है ऊपर और नीचे वो खाली रह रहा था। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू याद रखनी होगी 0.707, ये आप 1/√2 याद रख लीजिए, इससे आपके लिए इजी हो जाएगा याद रखना। बाकी ये कहाँ से किस तरीके से है ये मुझे लग रहा है कि अभी आपके लिए काम का नहीं है इतना ज्यादा डेप्थ में पढ़ना, क्योंकि आप फिर एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ए टोटली सबमर्ज्ड ओरिफिस क्या होगा अगर हम इसको कंपेयर करें ओरिफिस डिस्चार्जिंग फ्री से। दो केस है, एक में तो डिस्चार्जिंग फ्री है, यहाँ पे फ्री एटमोस्फेरिक प्रेशर है, एटमोस्फेरिक कंडीशन है, खुली हवा में डिस्चार्ज हो रहा है ओरिफिस से। वहीं पे इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ फ्लूइड है, दूसरा टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें ये वाला टैंक है वो उसमें से फ्लो हो रहा है इस ओरिफिस के थ्रू। और पूछा है आपसे कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैसे वेरी करेगा दोनों के केस में। तो एक तो यहाँ पर ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो आपको पता ही होगा, √2gh है वो हेड की इक्वेशन, वेलोसिटी की इक्वेशन होती है, ये एरिया है और CD से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका डिस्चार्ज आ गया। वहीं पे अगर सबमर्ज्ड कंडीशन में फ्लो हो रहा है तो इस H की जगह पे काफी सिंपल है, हम H1 माइनस H2 लिख देते हैं। बेसिकली इफेक्टिव हेड है वो तो यही है ना अभी, क्योंकि ये फ्लो हो रहा है तो इसमें और इसके लेवल में डिफरेंस है वो ये है, तो H जो यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसकी जगह पे अब हम H2, ये H1 है और इस H1 में से ये H2 घटा देंगे ताकि ये वाला H आ जाएगा। तो ये इनके फॉर्मूले होते हैं। अब क्वेश्चन में जो पूछा है कि क्या डिफर होगा, CD कैसे डिफर करेगा,
तो यहाँ पर जब सबमर्ज्ड कंडीशन में फ्लो हो रहा होगा तो ये वाला यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट है ये इसको फ्रीली फ्लो नहीं होने देगा और ये जो फ्लो हो रहा है, जो डिस्चार्ज है, उसको रिड्यूस करेगा। तो इस केस में डिस्चार्ज की वैल्यू कम आएगी अगर सबमर्ज्ड ओरिफिस है तो यहाँ पर स्लाइटली लेस हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है कि मेजर लॉस ऑफ एनर्जी इन ए लॉन्ग पाइप। तो लॉसेज आपने आई थिंक पढ़े ही होंगे अपने ग्रेजुएशन लेवल में। बेसिकली एक होते हैं मेजर लॉसेज, एक होते हैं माइनर लॉसेज। जो फ्रिक्शन वाला होता है उसको मेजर लॉस लेते हैं क्योंकि हमारा पाइप होता है वो बहुत लंबा होता है। तो मेजर जो लॉस होता है उसमें जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू की टर्म में बात करें तो वो फ्रिक्शन के कारण होता है क्योंकि एल की वैल्यू बहुत ज्यादा है। बाकी जो बेंड के कारण लॉस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो रहा है, एक्सपेंशन के कारण हो रहा है, उनकी वैल्यू काफी कम होती है कंपेयर टू फ्रिक्शन लॉस। तो मेजर लॉस हम फ्रिक्शन लॉस को बोलते हैं, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये टर्म यहाँ पे क्या क्या है दिया गया है, एच एफ है वो हेड लॉस है, एफ फ्रिक्शन फैक्टर होता है और बाकी लेंथ डायमीटर वगैरह है। तो यहाँ पर आपका सिंपल है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस। तो पिछले क्वेश्चन में हमने बोर्डाज जो था माउथपीस, इंटरनल माउथपीस होता है वो, देखो क्या होता है, एक इस तरीके से फिट कर रहे हैं, इंटरनल है, इस तरीके से फिट कर रहे हैं, एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। ये बोर्डास माउथपीस इंटरनल माउथपीस होता है जिसके लिए हमने सीवी का फॉर्मूला देखा था पीछे, 1/√2 होता है। और ये एक्सटर्नल सॉरी, ये एक्सटर्नल वाला है। तो ये भी ऑब्वियसली आपको वैल्यू याद ही रखनी होगी। बट यहाँ पे इस केस में जो कॉन्ट्रैक्शन वाला है, जो सीसी, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि इसमें इस तरीके से फ्लो हो रहा है और यहाँ पे बिना कॉन्टैक्ट बन तो रहा है, बट जब बाहर निकलेगा तो पूरे में से फ्लो हो रहा है। बट ओरिफिस में ऐसा नहीं होता था क्योंकि ओरिफिस में यहाँ पर जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, बट ये पाइप के अंदर है तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव हो जाता है। प्रेशर नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी हेड बढ़ेगा, वेलोसिटी हेड बढ़ेगा यानी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो एरिया तो कम है लेकिन वेलोसिटी बढ़ गई है उसको कंपनसेट करने के लिए। तो तो वहां से जब इस पॉइंट पे आएगा ये, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एरिया ज्यादा होगा, वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बट पूरे के पूरे एरिया में फ्लो हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कोई ओरिफिस के जैसे कुछ एरिया में ही फ्लो हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू है वो 1 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो हालांकि ये मैंने आपको दे दी है टेबल, बट सारा याद करने की जरूरत तो नहीं है। आई थिंक आपको कन्वर्जेंट का अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बट 1 ही है तो याद रखने का है नहीं कुछ। वेंचुरीमीटर का काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, माउथ पीस का कंपेरेटिवली थोड़ा कम पूछा जाता है, बट हो सकता है पूछा जाए आपसे एग्जाम में। सिपोलिटी वीर के भी मैंने कम क्वेश्चंस देखे हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये और ये। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया हाईएस्ट, तो हाईएस्ट होता है वेंचुरीमीटर का। तो वेंचुरीमीटर का काफी ज्यादा है, और इवन अगर आप वेंचुरीमीटर का डिस्चार्ज कोफिशिएंट जो है सीडी उसको ऑरिफिस मीटर से करोगे कंपेयर, तो उसमें भी ऑरिफिस मीटर का काफी कम होता है कंपेयर टू वेंचुरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 में दी है कि सूत्रोवियर है, इसमें डिस्चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि रेक्टेंगुलर के में h⁻³ 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है, ट्राइंगुलर में h⁻5 5/2 के प्रोपोर्शनल होता है। बट सूत्रोवियर है ये अलग ही यूनिक टाइप का वियर है जिसमें कि आपका डिस्चार्ज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एच के। अब ऐसे कैसे हो पाता है कि एच की पावर की प्रोपोर्शनल हो जाए, तो इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे जैसे हेड बढ़ रहा है वैसे वैसे ये विड्थ जो पार्टिसिपेट कर रही है जिसमें से फ्लो हो रहा है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप बन जाता है क्यू और एच के बीच में। जैसे कि अगर यहीं तक है एच, तो उस केस में क्या होगा, इतने एरिया में से फ्लो हो रहा है तो एच कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी। वहीं पे अगर हेड यहाँ तक है तो हेड, अब यहाँ पे एच की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है तो √2gh वाली टर्म की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी तो बढ़ गई है, बट जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं विड्थ रिडक्शन होता जाता है। तो इस तरीके का शेप है कि लीनियर रिलेशनशिप होता है, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है कि ब्रॉड क्रेस्टेड वियर है, उस केस में डिस्चार्ज मैक्सिमम हो, उसके लिए डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ब्रॉड क्रेस्टेड वियर होता क्या है। ये यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ये ब्रॉड क्रेस्टेड वियर है, ये 20 की विड्थ है, एच यहाँ पर जो हेड एक्ट कर रहा है वो है, और ये जो एच है यहाँ पर स्मॉल एच, ये इसका डेप्थ ऑफ फ्लो है। अब ब्रॉड क्रेस्टेड हो वियर हो उसके लिए कंडीशन ये है कि इसका जो ये विड्थ है ये हेड के 2.5 टाइम से ग्रेटर होना चाहिए, तो हम इसको ब्रॉड क्रेस्टेड वियर की कैटेगरी में रखेंगे।
उसके बाद यहाँ पर अगर हम इक्वेशन लिखें डिस्चार्ज की, तो वेलोसिटी इंटू एरिया हो जाएगी v इंटू ए। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेड h ये है और डेप्थ ऑफ फ्लो ये है, तो इफेक्टिव हेड आपका ये वाला हो जाएगा जो कि यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो 2g h माइनस h का रूट, ये वेलोसिटी आ गई, इंटू एरिया। एरिया के लिए डेप्थ ऑफ फ्लो तो आपका h है, और प्लेन के परपेंडिकुलर वाला जो डायमेंशन है उसको कहीं पे एल से डिनोट किया जाता है, कहीं पे स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है। तो हम स्मॉल बी से लिखने लेते हैं। ये स्मॉल बी क्या है, बेसिकली लेंथ है ये, जो कि ये प्लेन है हमारा, जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये ब्रॉडकास्टेड वियर का, इसके परपेंडिकुलर वाली डायमेंशन है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें चाहिए मैक्सिमम डिस्चार्ज, तो हम क्यू की इक्वेशन लिखेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमने लिख ली। इससे हमें पता चल गया कि हमारा क्यू जो है वो प्रोपोर्शनल होगा h इंटू एच माइनस एच की रूट के। तो अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकती हो, डिफ्रेंशिएशन करके हम मिनिमम निकाल लेंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अब कैसे करेंगे, एक बार आप, ये दो फंक्शन है, दोनों में h आ रहा है, तो एक बार एक को कांस्टेंट रखोगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे, प्लस पहले को कांस्टेंट रखोगे, दूसरे को पहले को डिफरेंशिएट करोगे, दूसरे को कांस्टेंट रखोगे। तो यहाँ पे ये जो है ये फंक्शन होगा h माइनस एच इंटू एच का, इसको हमने डिफरेंशिएट किया। तो पहले हमने इसको कांस्टेंट रखा, h को डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया h का डिफरेंशिएशन, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड टर्म में हमने h जो स्मॉल h है उसको एज इट इज रखा, और h माइनस एच का रूट आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट किया। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया रेज h माइनस एच रेज टू पावर 1/2 था ना, तो -1 हमने इसमें से किया तो माइनस 1/2 आ गया। तो इसको हम 0 के इक्वेट करेंगे, इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो हम ये वाली इक्वेशन आएगी, ये माइनस है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो ये वाली इक्वेशन आएगी। इसको फर्दर अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिलेशन आ जाता है हमारा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेप्थ ऑफ फ्लो है वो अगर 2/3 टाइम्स होगा हेड के, तो उस केस में डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है सिपोलिटी वियर है, उसका डिस्चार्ज हम कौन सी इक्वेशन से देते हैं। तो सिपोलिटी वियर कुछ इस तरीके से होता है। अब दिखने में तो ये ट्रेपेजोइडल वियर जैसा ही दिख रहा होगा, बट इसमें कुछ पर्पसफुली इसको ट्रेपेजोइडल बनाया गया है। पर्पसफुली इसलिए ट्रेपेजोइडल बनाया गया है कि पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि जो एजेज होते हैं इसके कारण फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होता है और डिस्चार्ज में रिडक्शन होता है, जिसको हम इस तरीके से लिखते थे L माइनस 0.1 एन एच। एन यहाँ पर नंबर ऑफ जो वियर के जो एजेज आ रहे थे वो है, और एच है वो हेड होता था। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने ये वाला एरिया एक्स्ट्रा दे दिया कि जितना डिस्चार्ज एजेस के कारण जो ये रिडक्शन हो रहा था डिस्चार्ज में, इसको इक्वेट कर दिया यहाँ पर जो ये ट्राइंगल बन रहे हैं ट्रेपेजोइडल में, इनसे जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके। तो अब क्या होगा, अब सिपोलिटी वियर के लिए आप रेक्टेंगुलर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको ये माइनस वाला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको कंपनसेशन के लिए आपने ये एक्स्ट्रा ट्राइंगुलर वाले दोनों साइड एरिया दे दिए हैं। तो अब आपका फॉर्मूला यही हो जाएगा। तो सिपोलिटी वियर में एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्चार्ज की इक्वेशन क्या होगी, तो रेक्टेंगुलर वाली ही हो जाएगी, क्योंकि अब हमें कुछ रिडक्शन नहीं करना है उसमें। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इसका स्लोप पूछा जाता है। यहाँ पर ये जो स्लोप है, ये जो हमने इंक्लाइंड एजेस हैं, ये इसका जो स्लोप है वो पूछा जाता है। तो ये होता है 1 हॉरिजॉन्टल टू 4 वर्टिकल, यानी ये अगर h है तो ये h/4 होगा, 1 हॉरिजॉन्टल टू 4 वर्टिकल। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है कि ये वाली इक्वेशन है फ्लो की सर्कुलर ट्यूब के लिए। तो इसमें शियर स्ट्रेस है, r डिस्टेंस है सेंटर से। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन दी है फ्लो थ्रू सर्कुलर ट्यूब के लिए, टो की ये जो इक्वेशन दी है, इसमें r है वो डिस्टेंस है सेंटर से। तो ये कौन से टाइप की कंडीशंस के, कौन से टाइप की फ्लो के लिए बेसिकली एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इस इक्वेशन को हम डिराइव कैसे करते हैं। हम सिंपल इस तरीके से एक सर्कुलर एलिमेंट लेते हैं और इसमें हम फोर्सेज का इक्विलिब्रियम करते हैं। हमें पता है कि इसमें कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसमें यहाँ पर प्रेशर फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे, और इसके साथ इसमें यहाँ पर शियर फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे। तो हम जस्ट फोर्सेज की इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखते हैं, उसमें हम टाइप ऑफ फ्लो में कुछ भी अजम्पशन नहीं लेते हैं कि लेमिनार फ्लो हो रहा है या टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ये हर टाइप के फ्लो के लिए एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर डी होगा आंसर।
डिराइव हम किस तरीके से करते हैं, थोड़ा-सा अगर किसी को और क्यूरियोसिटी है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें बेसिकली हम ये छोटा-सा एलिमेंट ये ले रहे हैं और इस पे फोर्सेस का इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे P है, ये डेल्टा x है, ये dx है, इसको आप डेल्टा x से रिप्लेस कर लेंगे। जहाँ भी ये मल्टीप्लाई में dx आ रहा है, इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे भी डेल्टा x आ जाएगा और यहाँ पे भी डेल्टा x आ जाएगा। अब इस वाली इक्वेशन में देखिए डेल पी dp अपॉन dx इंटू डेल्टा x, ग्रेडियंट dp बाई dx है, तो डेल्टा x डिस्टेंस में कितना चेंज होगा, हम डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ का प्रेशर आ जाएगा, इस वाले एंड का प्रेशर आ जाएगा। उसके बाद शियर फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, टो है सरफेस, टो है शियर स्ट्रेस, इसको सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि शियर स्ट्रेस यही होता है सरफेस एरिया डिवाइड टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो एलिमेंट यहाँ पे सर्कुलर बन रहा है इसका सरफेस एरिया होगा, इसकी ये रेडियस r है, तो सरफेस एरिया इसका 2 पाई r, तो इसकी पेरीफेरी हो जाएगी, जैसे कि ये है तो ये वाली तो 2 पाई r हो जाएगी, और लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ डेल्टा x है, तो 2 पाई r इंटू डेल्टा x। अब ये इक्वेशन आ गई, इसी को हम ये p वाली टर्म को कैंसिल करेंगे तो आपकी इक्वेशन ये बच जाएगी, और इससे आपके पास ये रिलेशन आ गया कि टो है वो ये होता है। तो कहीं पर भी इसमें हमने कोई एजम्पशन नहीं लिया है। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इसका एंड रिजल्ट डायरेक्टली याद रखें। काफी बार इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, फॉर्मूला भी पूछा जाता है। डेरिवेशन जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, ताकि आपको थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड रहे कि हमने कोई एजम्पशन नहीं लिया, हमने जस्ट फोर्सेज का इक्विलिब्रियम किया है। सिर्फ और सिर्फ हमने इस डायरेक्शन की फोर्सेज का इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखी है और फोर्सेज को 0 के इक्वल किया है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी का रेशियो स्टेडी फ्लो हो रहा है बिटवीन फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स, वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि लेमिनार फ्लो है वो पाइप फ्लो के केस में हो चाहे प्लेट्स के बीच में हो, हमेशा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका पैराबोलिक ही होता है और सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एजेस पे 0 होगी अगर दोनों फिक्स्ड प्लेट है तो। और अगर ये वाली प्लेट है ये मूविंग है तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी यहाँ पे 0 ना होगी, प्लेट की वेलोसिटी के इक्वल होगी। अब इसका फॉर्मूला भी ये होता है जो कि आपको मैं एडवाइस करूंगी कि याद रखना चाहिए, क्योंकि इस पर भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू b/2 पे होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरीके से पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है और मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ सेंटर पे अकर हो रही है, तो सेंटर के लिए ये हो जाएगी b/2, क्योंकि टोटल ये जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है ये b है, तो सेंटर तक की b/2 हो गई। तो y इज इक्वल टू b/2 आप इसमें रखोगे तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें, वैसे तो आपको ये रेशियो याद रख लेना चाहिए, एक बार मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे निकालते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं कर रही हूँ कि आप एग्जाम में आप इस तरीके से इसको वहां पे सोल्व करें, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में टाइम कम रहता है और गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो पाइप फ्लो और जो प्लेट्स के बीच का फ्लो है दोनों की ही आपको डायरेक्टली रेशियो याद रखना है। निकालते कहते हैं वो कैसे हैं वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली इसमें दिक्कत क्या आती है कि हमें इसमें चाहिए होता है एवरेज वेलोसिटी, तो हमें चाहिए टोटल डिस्चार्ज, बट टोटल डिस्चार्ज हम निकालें कैसे, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी तो अगर मैं यहाँ से अलग अलग जगह पे अलग अलग वेलोसिटी है, यहाँ पे मेरी 0 है, यहाँ पे ये है, तो कोई कांस्टेंट वेलोसिटी तो है नहीं ताकि मैं एरिया से मल्टीप्लाई करके डिस्चार्ज निकाल लूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लेती हूँ, यहाँ से y डिस्टेंस पे है वो, और इसकी जो थिकनेस मैंने ले ली dy। मेरी वेलोसिटी की इक्वेशन मुझे पता है कि ये होती है, dy है ये थिकनेस हो गई, प्लेन के परपेंडिकुलर वाला डायमेंशन में 1 ले रही हूँ, जो इस पिक्चर में जो आपको दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर वाला डायमेंशन। तो इस केस में आपका यहाँ पे v को आप dy से इंटीग्रेट करोगे तो आपका डिस्चार्ज आ गया है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे 0 से b के बीच में टोटल डिस्चार्ज निकालने के लिए, तो ये टोटल डिस्चार्ज आ गया। मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो निकालने के लिए आप इसको एरिया से डिवाइड कर दोगे, तो विड्थ ये b है, टोटल एरिया ऑफ फ्लो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर वाले डायमेंशन को तो हम 1 ले रहे हैं, तो b इंटू 1 से आप डिवाइड करोगे डिस्चार्ज को, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो दिखने में ये सिंपल लग रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में आप करोगे तो गलती होने के काफी चांसेस है, बाकी एज यू विश। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, वेलोसिटी इंटू dy करके पूरा 0 से b तक इंटीग्रेट करोगे, उसको एरिया से डिवाइड करके वेलोसिटी निकालोगे। तो अब यहाँ पे ये वेलोसिटी है और मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम हमने कैसे निकाली, y इज इक्वल टू b/2 रखे। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो इनका रेशियो है वो 2/3 यहाँ पे आ रहा है।
वहीं पे पाइप फ्लो के केस में ये रेशियो है वो 1/2 आता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है कि यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से करेक्ट कौन-सा है? फर्स्ट में दिया है लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर है, इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। बी में दिया है अपर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर है, वो सिग्निफिकेंट है पाइप फ्लो प्रॉब्लम में। सी में क्या दिया है, लोअर क्रिटिकल नंबर होता है, उसकी वैल्यू 2000 होती है पाइप फ्लो के केस में। तो ये तो हमें पता है कि लोअर क्रिटिकल नंबर होता है वो 2000 होता है, अपर वाला 4000 होता है। 2000 से नीचे लेमिनार फ्लो होता है, ऊपर की अगर हम बात करें तो बीच में ट्रांजिशनल आएगा और यहाँ पर आपका टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है। और डी में दिया है कि अपर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर है, ये वो नंबर है जिसपे कि टर्बुलेंट फ्लो लेमिनार में चेंज होता है। तो ये स्टेटमेंट आपको क्लियरली दिख रहा है कि गलत है। फर्स्ट में भी आपको लग रहा है आइडिया कि सिग्निफिकेंस तो ऑब्वियसली इसका होगा। तो सारे स्टेटमेंट्स को देखें तो मोस्ट एक्यूरेट इनमें जो लग रहा है करेक्ट होगा, वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हमें पता है कि लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर 2000 होता है और अपर वाला 4000 होता है। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया है कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है जो कि 2 मीटर पर सेकंड है, लिक्विड में फ्लो हो रहा है, मूव कर रहा है वो, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, डायनेमिक विस्कोसिटी उसकी 0.8 पोइज है। तो रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो हमें पता है कि रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, तो हम इसमें वैल्यूज रख देंगे। ध्यान रखना है कि 15 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको रेडियस दी है, तो डाया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। सारी यूनिट्स को हम ऐसा यूनिट में रखेंगे, तो जो म्यू आपका पोइज में है उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये भी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसी के साथ में वेलोसिटी आपको इसी के साथ में वेलोसिटी आपको ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में दी हुई है। तो सारी वैल्यूज इसमें रखोगे तो बेसिकली आपका आंसर आएगा वो 6750 आएगा। यहाँ पर आंसर की में आंसर 675 दिया है, तो या तो क्वेश्चन में करेक्शन करना होगा, नहीं तो आंसर में करेक्शन करना होगा। अगर ये 15 सेंटीमीटर के बजाय अगर होता तो 675 आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 80 में दी है कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है पैरेलल प्लेट्स के बीच में, उसके केस में कैसे होगा? तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होता है, शियर स्ट्रेस का इस तरीके से लीनियर होता है। सेम एप्लीकेबल होगा पाइप फ्लो के केस में अगर लेमिनार फ्लो हो रहा है तो। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि टो की जो इक्वेशन होती है वो इस तरीके से होती है। अगर यहाँ पे y इज़ इक्वल टू मैं v/2 रखूँगी, सेंटर पॉइंट के लिए निकाल रही हूँ, इस वाले पॉइंट के लिए, तो टो की वैल्यू 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी बाउंड्री पे होगी यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑप्शंस में अगर हम देखें तो 0 एट द मिड प्लेन एंड वेरीज लीनियरली विथ डिस्टेंस फ्रॉम मिड प्लेन, सी है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और आप इससे भी देख सकते हो कि टो है वो म्यू इज़ इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y के इक्वल होता है। तो जहाँ पे यू मैक्सिमम होगा वहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो सेंटर वाले पॉइंट पे जो यहाँ सेंटर में यू आपका मैक्सिमम था, तो इसका यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा, तो टो की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी। तो अगर आपको एक भी याद है तो आप दूसरा उससे निकाल सकते हो। उसी तरीके से अगर इसका वेरिएशन पैराबोलिक है तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वो लीनियर आएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा। यानी पैराबोलिक है तो उसका यहाँ पे टो है, उसका ये इस तरीके से रिलेशन है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका यहाँ पर लीनियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम आगे के 81 से लेके 120 तक क्वेश्चंस कवर करेंगे। आपके वीडियोस के रिगार्डिंग कोई सजेशन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।